बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 4 सेल साइकिल को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मियोसिस। इससे पहले जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपने प्रीवियस टॉपिक में जो पढ़ा था वो हमारा टॉपिक था माइटोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो ये सेल साइकिल यानी हम सेल डिवीजन्स की टाइप को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सेल डिवीजन की एक टाइप पढ़ी थी माइटोसिस, और ये मियोसिस भी जो है वो ये भी एक सेल डिवीजन की ही एक टाइप है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच गिव राइज टू 4 डॉटर सेल्स ईच हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द पेरेंट सेल। तो मियोसिस की अगर हम डेफिनेशन देखें या हम डिफाइन करें मियोसिस को, तो मियोसिस सेल डिवीजन की एक ऐसी टाइप होती है जिसमें 4 डॉटर सेल्स पेरेंट सेल से हासिल होते हैं, और उसके अंदर जो डॉटर सेल्स हैं उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उन्हें डॉटर सेल्स को हासिल होते हैं। It takes place only in cell involved in sexual reproduction. Such parent cells are usually diploid, which by this reduction division produce haploid daughter cells. और यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको दी हुई हैं जिनका आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि उनका क्या मतलब है। जैसे यहाँ उन्होंने आपको कहा है कि सच पेरेंट सेल्स आर यूजुअली डिप्लॉयड, यानी वो पेरेंट सेल्स जिन्होंने सेल डिवीज़न करनी है या जिनके अंदर जो है वो रिडक्शन प्रोसेस होना है, उनको डिप्लॉयड कहा जाता है या वो डिप्लॉयड होते हैं। तो वो डिप्लॉयड का क्या मतलब है? डिप्लॉयड का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स या 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। इसका मतलब है कि पेरेंट सेल्स में जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो मुकम्मल होती है, या हम ये कह सकते हैं कि उन सेल्स में जो पेरेंट सेल्स हैं जिन्होंने डिवीजन के प्रोसेस से गुजरना है, उनमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो कंप्लीट होते हैं और 2 सेट्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स के। उसके बाद उनमें रिडक्शन डिवीजन होती है, और जब ये रिडक्शन डिवीजन होती है तो उसके बाद जो है डॉटर सेल्स हासिल होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉयड और हैप्लॉइड की टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को आगे जाकर भी जो है वो बहुत जगहों पर इस्तेमाल होगी। इसका जो कंसेप्ट है वो आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ एक और टर्म यूज़ हो रही है रिडक्शन डिवीजन। हम मियोसिस पढ़ रहे हैं, तो मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। पेपर में अमूमन कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ये वाला नाम देकर भी जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं रिडक्शन डिवीजन के। तो डिप्लॉयड ऐसे सेल्स होते हैं जो 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और हैप्लॉइड्स ऐसे सेट्स होते हैं या ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ उनको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेल्स विच हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड डिप्लॉयड, और उन्हें 2n से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे सेल्स जिनमें सेट्स के क्रोमोसोम्स के 2 सेट मौजूद होते हैं उन्हें 2n कहा जाता है। विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड हैप्लॉइड, और जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं उन्हें हैप्लॉइड कहा जाता है और उनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्रोमोसोम्स इन डिप्लॉयड सेल्स आर होमोलोगस पेयर। अब ये 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों कहा जा रहा है? ये बेसिकली इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पेरेंट सेल्स होते हैं यानी जिनमें डिप्लॉयड सेल्स मौजूद होते हैं उनमें होमोलोगस पेयर्स मौजूद होते हैं, यानी एक सेट का जो है वो पेयर एक क्रोमोसोम का पेयर क्रोमोसोम भी जो है वो मौजूद होता है। वो पेयर क्रोमोसोम्स उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एक क्रोमोसोम है उसके साथ जो पेयर क्रोमोसोम है या उसे होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हैं, वो दोनों जो है वो सिमिलर होते हैं बहुत सारी कंडीशंस में। जैसे कि दोनों के सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेम होगी, या दोनों की जो जीन्स की पोजीशन है दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनकी जो पोजीशन है वो भी जो है वो सेम होगी। फिर उनके जो आर्म्स हैं, जो एक शॉर्ट आर्म और एक लॉन्ग आर्म होता है क्रोमोसोम का, वो भी जो है वो इक्वल होंगे। अगर शॉर्ट आर्म की जो लेंथ होगी वही दूसरे क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म की लेंथ होगी, और जो लॉन्ग आर्म की लेंथ होगी वही दूसरे क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म की लेंथ होगी। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो सिमिलर होते हैं, इस वजह से उन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है। तो पेरेंट सेल्स जिनमें डिप्लॉयड सेल्स होते हैं उनमें ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेट मौजूद होता है, यानी दो सेम क्रोमोसोम्स उनके अंदर मौजूद होते हैं। हैप्लॉयड सेल्स कैरी 1 मेंबर ऑफ ईच होमोलोगस पेयर, और जब रिडक्शन डिवीजन होती है तो जो डॉटर सेल्स हैं उनमें हैप्लॉयड सेल्स होते हैं, और वो हैप्लॉयड सेल्स जो है वो हर होमोलोगस का एक पेयर जो है वो अपने पेरेंट सेल से हासिल करता है। ये आपको मियोसिस का कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, कुछ टर्मिनोलॉजी समझाई गई हैं। Meiosis is a continuous process, but for convenience is divided into interphase 1, meiosis 1, interphase 2 and meiosis 2.
मियोसिस जो है वो एक मुसलसल रहने वाला एक प्रोसेस है, एक मुसलसल होने वाला प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि इसके दरमियान में गैप नहीं आता कि एक इवेंट हो गया या एक जो है वो काम हो गया और उसके बाद जो है वो अगला काम कुछ अरसे के बाद होगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये मुस्तकिल होने वाला प्रोसेस है। लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए उसको कुछ फेसिस में जो है वो डिवाइड कर लिया है। जैसे कि हमने माइटोसिस में भी पढ़ा था कि माइटोसिस में हमने फेसिस पढ़े थे, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1। वो हमने फेसिस इसलिए पढ़े, इसलिए डिवाइड किया ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें कि क्या क्या इवेंट्स, क्या क्या जो है वो प्रोसेस हो रहे हैं और किन प्रोसेस से गुजरकर सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से हम मियोसिस में भी इन मियोसिस के जो इवेंट्स हैं उनको हम कुछ फेसिस में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे पढ़ने के लिए। मियोसिस का प्रोसेस यानी ये जो रिडक्शन डिवीजन का प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में मुकम्मल होता है, जिसे हम मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहते हैं। तो आज के हम लेक्चर में मियोसिस 1 के बारे में पढ़ेंगे और उससे अगले लेक्चर में हम मियोसिस 2 के बारे में पढ़ेंगे। इंटरफेस यानी मियोसिस 1 का जब प्रोसेस होना होता है तो उससे पहले जो सेल है वो इंटरफेस में दाखिल होता है, और इंटरफेस एक ऐसी स्टेज होती है जिस वक़्त सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहा होता है। माइटोसिस में भी हमने यही चीज़ डिस्कस की थी। तो मियोसिस में भी बिफोर द ऑनसेट ऑफ डिवीजन प्रोसेस से पहले सेल फॉर्म्स अ कॉपी ऑफ इट्स जीनोम बाय रेप्लिकेशन प्रोसेस। सेल जो है वो अपने जीनोम की अपनी जैसी एक कॉपी बना लेता है, और किस तरह से बनाता है? रेप्लिकेशन प्रोसेस के ज़रिए से बनाता है। दैट इज़ वाई क्रोमोसोम्स अपीयर विद 2 क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग डिवीजन प्रोसेस। और यही वजह है कि जब डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है तो एक क्रोमोसोम हमें 2 क्रोमैटिड्स में नज़र आता है, जैसे आपको यहाँ इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये एक रेड वाला जो है ये पूरा एक क्रोमोसोम है, रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, और ये इसके दोनों क्रोमैटिड्स हैं। तो क्या हमने यहाँ पे सीखा? हमने यहाँ ये सीखा कि जो क्रोमोसोम है वो इंटरफेस में प्रिपरेटरी स्टेज में उसके जो जीनोम हैं वो अपनी कॉपी बना लेते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस के ज़रिए से। इसी वजह से वो जो कॉपी है क्रोमोसोम जो है वो हमें क्रोमैटिड्स की शक्ल में डिवीजन प्रोसेस में नज़र आता है। Meiosis 1, it is the reduction division which for daughter cells reduce the number of chromosomes। आपसे ये conceptual question पूछा जा सकता है कि Meiosis 1 को reduction division क्यों कहा जाता है? तो चूंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो पेरेंट सेल्स से जब डॉटर सेल्स में आती है तो वो हाफ हो जाती है, इसलिए इसे रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। रिडक्शन का मतलब होता है कम हो जाना, तो रिड्यूस हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हम इसके आंसर में ये लिखेंगे कि इट इज़ द रिडक्शन डिवीजन बिकॉज डॉटर सेल रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू हाफ। तो फर्स्टली कैरियोकाइनेसिस फॉर्म 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई विच इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब अगर हम मियोसिस 1 के प्रोसेस को स्टार्ट करें तो हमने माइटोसिस को भी पढ़ने से पहले उसको 2 स्टेजेस में कन्वर्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि पहले जो सेल है उसमें न्यूक्लियस की डिवीज़न होती है, और उसके बाद जब न्यूक्लियस 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद सेल में साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होती है। तो कैरियोकाइनेसिस के हम प्रोसेस पढ़ेंगे, और कैरियोकाइनेसिस बेसिकली न्यूक्लियस की डिवीज़न के ही प्रोसेस हैं। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीज़न। तो कैरियोकाइनेसिस इन मियोसिस 1 हम पढ़ते हैं कि वो उसमें कौन कौन से फेसेस होते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, टीलोफेस 1 और एनाफेस 1। इनको हम 1-1 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हम मियोसिस 1 का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। प्रोफेस 1 एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होता है मियोसिस का। उसके बाद क्रोमोसोम्स जो है वो इस फेज़ में थिकर होना शुरू हो जाते हैं, कॉइल होना शुरू हो जाते हैं, और जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स होते हैं वो थोड़े थोड़े से मोटे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप पॉइंट टू पॉइंट अगेन ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स। आप ये जो फेसेस हैं उनको पॉइंट्स में भी जो है वो लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। अब ये सेकंड पॉइंट आप ये बना सकते हैं कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो लाइन के लिहाज से लाइन अप हो जाते हैं पॉइंट टू पॉइंट अपने सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर्स बना लेते हैं और लेंथ वाइज जो है वो लाइन अप हो जाते हैं।
देयर सेंट्रोमेयर्स आर इन द सेम पोजीशन। और वो कैसे लाइन अप होते हैं, चूंकि दोनों क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर की पोजीशन सेम होती है तो इनके सेंट्रोमेयर एक ही सेम पोजीशन पर आ जाते हैं। और जब सेंट्रोमेयर सेम पोजीशन पर आते हैं तो जो उनके जीन्स के करेक्टरिस्टिक्स के जो जीन्स हैं वो भी जो है वो सेम पोजीशन के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। दिस पेयरिंग प्रोसेस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ये भी एक टर्मिनोलॉजी है कि आपसे साइनेप्सिस के बारे में पूछा जा सकता है, या ये साइनेप्सिस वर्ड बहुत सारी जगहों पर आगे जाके यूज़ होगा। तो आपको यहाँ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि साइनेप्सिस क्या है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग करते हैं, लाइन अप करते हैं, एक दूसरे के सामने जो है वो आ जाते हैं बिल्कुल, तो ऐसी पेयरिंग को जो है वो साइनेप्सिस कहा जाता है। और हर पेयर को क्या कहा जाता है, बाईवैलेंट कहा जाता है। आपको ये डायग्राम जो यहाँ पर शो हो रही है, इस डायग्राम में आपको यहाँ पर जो है वो इस जगह बताया गया है कि ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स को यहाँ पर जो है वो नहीं किया गया, मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको मैं डेफिनेशन जो है वो ज़रूर बताऊंगी कि सिस्टर क्रोमैटिड्स आर टू एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज अटैच्ड बाय अ सेंट्रोमियर while the chromatids of two homologous chromosomes are non-sister chromatids। अब आप देखें कि जिस क्रोमोसोम का एक सेंट्रोमियर के साथ दो क्रोमैटिड्स अटैच हैं, वो दो क्रोमैटिड्स जो एक सेम सेंट्रोमियर के साथ अटैच है, उन क्रोमैटिड्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। और वो क्रोमैटिड्स जिनके सेंट्रोमियर अलग हैं और वो दोनों के अलग अलग क्रोमैटिड्स जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं, उन्हें नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये ब्लू वाला जो है इसका सेंट्रोमियर अलग है और ये जो रेड वाला है इसका सेंट्रोमियर अलग है। ये इस रेड का क्रोमैटिड है और ये इस ब्लू का क्रोमैटिड है। तो ये दोनों क्रोमैटिड्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो ये इन्हें हम कहते हैं कि ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। और जब सेम क्रोमोसोम का के जो आपको यहाँ पे रेड कलर के ये क्रोमैटिड्स नजर आ रहे हैं, इन्हें हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। The non-sister chromatids of homologous chromosomes join each other at same points along their length। Non-sister chromatids जो होते हैं homologous chromosomes के, वो ज्वाइन हो जाते हैं लेंथ वाइज एंड सच पॉइंट्स आर कॉल्ड क्याजमेटा। और जब वो लेंथ वाइज ज्वाइन होकर किसी जगह पर जो है वो क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उस क्रॉस वाली जो प्लेस होती है, जिस जगह वो क्रॉस कर रहे हैं, उस प्लेस को क्याजमेटा कहा जाता है। Each chiasma is a site for the exchange some genetic material between chromatids। और हर क्याजमा की जगह से, यानी यहाँ से और यहाँ से, जिस जगह से ये क्रॉसिंग कर रहे हैं, उस प्लेस से, उस पॉइंट से जो सेगमेंट है वो एक्सचेंज हो जाता है क्रोमोसोम का। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का जो सेगमेंट है वो एक्सचेंज हो जाता है। और ये प्रोसेस जो है वो प्रोफेज 1 के दौरान होता है और इस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई क्रॉसिंग ओवर की, कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग प्रोफेज 1 इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। प्रोफेज 1 के दौरान जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का एक्सचेंज है, सेगमेंट्स का एक्सचेंज है, उसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर जब यहाँ पर क्रॉसिंग हुई है तो इसका जो पोर्शन था, इसका जो सेगमेंट था वो इस क्रोमोसोम के पास आ गया है और इस क्रोमोसोम का जो सेगमेंट था वो इस क्रोमोसोम के पास चला गया है। तो ये बेसिकली सेगमेंट्स नहीं जा रहे हैं, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो जीन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है कि ये इधर जो जीन्स प्रेजेंट थे वो इस क्रोमोसोम के पास चले गए हैं और यहाँ जो जीन्स प्रेजेंट थे वो इस क्रोमोसोम के पास चले गए हैं। इस सारे प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर का क्वेश्चन अमूमन जो है वो पेपर्स में पूछा जाता है और आप लोगों से शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट्स आते हैं, जैसे बी पार्ट, ए पार्ट होते हैं 5-5 नंबर के, उसमें भी जो है वो ये पूछा जा सकता है। और जो है वो इसकी जब ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस आप लिखें तो इसकी डायग्राम साथ ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम्स को बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। To the end of Prophase 1, chromosomes are fully condensed and paired chromosomes repel each other। जब प्रोफेज 1 का एंड होता है तो क्रोमोसोम्स जो है वो मुकम्मल तौर पर कंडेंस हो चुके होते हैं, पेयर्ड हो चुके होते हैं क्रोमोसोम्स, और एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। However, they are still attached at chiasmata। रिपेल कर रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे से रिपेल यानी दूर हो नहीं चुके होते, बल्कि वो जहाँ क्रॉसिंग ओवर जिस जगह पर होती है, क्याजमेटा का जो पॉइंट होता है, वहाँ से वो अभी भी अटैच्ड होते हैं। न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेस 1 का जो है वो इवेंट है कि यहाँ इस फेस में न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी डिसअपियर हो जाता है और स्पिंडल अपरेटस जो है वो बनने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो फेस है मियोसिस का वो है मेटाफेस 1। बाइवेलेंट आर अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेट, स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये दो मेन इवेंट है मेटाफेस के। ये आप लोगों को टिप्स के ऊपर जो है वो याद होने चाहिए कि मेटाफेस में क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं, एनाफेस में क्या क्या चेंजेस आ रही होती हैं। जब आपको ये जो पक्के मेन इवेंट्स हैं ये याद हो जाएंगे तो फिर आपको माइटोसिस मियोसिस का कोई भी फेस आपसे पूछा जाए तो आप इजीली जो है वो उसको लिख सकते हैं। मेटाफेस में चाहे वो माइटोसिस हो, चाहे वो मियोसिस हो, चाहे वो मियोसिस 1 मियोसिस 2 हो, उसमें क्रोमोसोम्स ने अरेंज होना होता है इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमियर के साथ। क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है उसके साथ स्पिंडल अपरेटस या स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच हो जाते हैं। वन मेंबर ऑफ होमोलोगस पेयर रिसीव अ स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड अदर मेंबर ऑफ फ्रॉम ऑपोजिट पोल। वो यहाँ ये आपको ये बता रहे हैं कि चूंकि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो ये जो बने हैं ये यहाँ से आके एक क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ एक पोल से अटैच होगा और दूसरे पोल का जो स्पिंडल फाइबर है वो दूसरे वाले क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाएगा। टीलोफेस एनाफेस 1 जो है स्पिंडल फाइबर्स पुल ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। एनाफेस 1 में स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो पुल करना शुरू कर देते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम को। सेपरेटेड क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर मूव और उनके पुल करने की वजह से यानी उनको खींचने की वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ईच पोल रिसीव्स हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और फिर एक टाइम आता है कि हर सेट जो है वहाँ पर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहुँच जाते हैं। टीलोफेस 1 वंस एट देयर पोल क्रोमोसोम्स अनकॉइल इनटू क्रोमैटिन और जब वो अपने पोल्स पर पहुंच जाते हैं तो टीलोफेस 1 का जो प्रोसेस है उसमें यानी टीलोफेस 1 का जो फेस है उसके अंदर अनकॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है, क्रोमैटिन बन जाता है, दोबारा से क्रोमोसोम जो थिक हो गए थे वो दोबारा थ्रेड लाइक हो जाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा से बनना शुरू हो जाती है हर पोल के इर्द गिर्द जहाँ पर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद थे। तो ये मेन इवेंट्स थे जो कि हमने उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके समझा है। बेसिकली ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रहा होता है कि इसके बाद ये हो रहा है और इसके बाद जो है वो दूसरा प्रोसेस हो रहा है। यहाँ आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं कि ये वो फेस है जो इंटरफेस का फेस कहलाता है जिसमें न्यूक्लियोलस भी मौजूद है, सेंट्रोमियर सेल मेम्ब्रेन भी मौजूद है, क्रोमोसोम्स जो है वो थ्रेड लाइक हैं, बहुत आपको क्लियर उसका स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद है और साइटोप्लाज्म भी मौजूद है और इसको वो कह रहे हैं कि ये डिप्लॉयड सेल यानी 2n है। उसके बाद जब ये इंटरफेस से प्रोफेस 1 में आता है तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयरिंग करते हैं और पेयरिंग करके वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं मियोसिस 1 के प्रोसेस में। पेयरिंग के बाद जो क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके बाद और स्पिंडल अपरेटस बन जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है। स्पिंडल अपरेटस जो है वो स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ आके अटैच हो जाते हैं और आप ये देखें कि क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर एक दरमियान में जो न्यूक्लियस का जो मिड होता है वहाँ पर अरेंज हो जाते हैं। फिर ये एनाफेस का जो है वो फेस होता है जिसमें स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देते हैं और चूंकि यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं ये ग्रीन और पर्पल में, तो यहाँ पर जो है वो 2 क्रोमोसोम इस पोल पर पहुँच जाते हैं एक पोल पर और 2 क्रोमोसोम्स जो है वो सेकेंड पोल पर जो है वो पहुँच जाते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पर बेसिक जो मेन मकसद था वो क्या था कि पेरेंट सेल्स में जो 2n क्रोमोसोम्स थे वो यहाँ पर दोनों डॉटर सेल्स में हाफ हाफ हो गए, 4 से यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर भी 2 हो गए। तो अब इनके गिर्द टीलोफेस में न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियोलस दोबारा से आ जाता है और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो डिसअपियर होने लग जाते हैं और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होनी होती है और साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में
को हमने डिटेल में जो है वो माइटोसिस के जब टॉपिक हमने पढ़ा था तो उसमें हमने बहुत डिटेल स्टडी किया है। साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस आप लोग वहीं पर जाके उसको जो है वो समझिएगा, क्योंकि उसमें बाकायदा डायग्रामेटिकली समझाया गया है। यहाँ आपको जस्ट जनरली सिर्फ इतना सा बता दिया गया है कि साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय क्लीविएज इन एनिमल सेल। एनिमल सेल्स में क्लीविएज के ज़रिए से होती है, और प्लांट सेल में सेल वॉल बन जाती है। फ्रेगमोप्लास्ट वगैरह वो सारा हमने जो है वो डिटेल में वहाँ स्टडी किया था। मैं दोबारा आपको यहाँ समझाऊंगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें फ्रेगमोप्लास्ट बनते हैं, और उनके बनने की वजह से बाकायदा दोनों सेल्स के दरमियान में एक सेल वॉल बन जाती है, और इस तरह से जो दो सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। Although each daughter cell is haploid with half the number of chromosomes, मियोसिस में जो बेसिक चीज़ बताई जा रही है वो यही है कि जो दोनों डॉटर सेल्स हैं उनके पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। एंड देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, और ये जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं ये क्रोमोसोम्स 2 क्रोमैटिड्स, इन क्रोमोसोम्स में 2 क्रोमैटिड्स मौजूद हैं। हमने क्रोमैटिड्स को भी अच्छी तरह डिस्कस कर लिया कि सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स वगैरह क्या होते हैं। ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर दीज क्रोमैटिड्स आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल, दे मस्ट बी सेपरेटेड इन सेकेंड मियोसिस। अब जो हमने प्रोफेस 1 में पढ़ा था कि क्रॉसिंग ओवर हुई, तो यहाँ वो आपको ये बता रहे हैं कि जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स आए हैं पेरेंट सेल से, वो क्रोमोसोम्स, उन क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स हैं वो एग्जैक्टली पेरेंट सेल्स के जैसे नहीं हैं, बल्कि वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है, बल्कि जब वो सेपरेट होते हैं तो वो जो क्रोमैटिड्स हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो चुका हुआ होता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। इस वजह से जो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स आए हैं वो थोड़े से जो है वो उनमें वेरिएशंस मौजूद होती है। और उसके बाद वो ये बता रहे हैं कि ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये अगले फेज़ में, जब हम मियोसिस 2 पढ़ेंगे, सेकंड मियोसिस का फेज़ है, उसमें ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये अलग हो जाएंगे, और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म एंटर इन इंटरफेस 2। ये जो दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हमें ऊपर हासिल हुए थे ये दाखिल हो जाएंगे किसमें, सेकेंड मियोसिस 2 में। तो ये हमारा मियोसिस 1 का टॉपिक था। नेक्स्ट हम लेक्चर में मियोसिस 2 को डिस्कस करेंगे। साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।